गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो आज का लेक्चर ये वाला तो हम कैपेसिटर पे ही ले रहे हैं अभी, बीफिंग पे, वो जो पैरेलल प्लेट वाला उसी को थोड़ा कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आज आपको कुछ लेक्चर्स, पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजे थे, मिले ग्रुप पे जो प्लेलिस्ट सेंड की थी? मिल लीजिए सर। क्या कह रहे हो? मिल गई। हाँ, तो उसमें क्या है कि वैसे तो काफ़ी लेक्चर्स हैं, बट उसमें वही तीनों टॉपिक्स हैं जो आपके अगले टेस्ट में आ रहे हैं: काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन। तो आपको अगर जो ठीक सा लगे कोई पार्ट उसमें से रिवाइज करना हो तो आप वहां से भी कर सकते हैं। कोई ऑन करके देखा है कोई एक आधा लेक्चर वहां उस प्लेलिस्ट में? वहाँ एक चला के देखा था। मैं कह रहा हूँ, क्या किसी बच्चे ने कोई एक आधा लेक्चर चला के देखा था उसमें? यस सर, चला के देखा था पर पूरा नहीं देखा। चलो कोई नहीं, उसमें देख लेना, जो आपको काम का लगे वो वाला ले लेना। अभी हम एक बार इस क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही जो पार्ट चल रहा था उसी में, जैसे मैंने आपको बताया, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कैपेसिटर में बीच में मीडियम डाल देते हो तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है। पढ़ा था हमने? यस सर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने इस मीटिंग की हेडिंग में भी डाला था, दैट इज द बीफिंग ऑफ द कैपेसिटेंस। बीफ मतलब उसे बढ़ाना, किस तरह से हम कैपेसिटेंस बढ़ाएं, ये चीज हमें देखनी है। बीफिंग ऑफ द कैपेसिटेंस। वैसे तो कल हमने छोटे मोटे तरीके ये देखे थे, आप ग्लास को पास ले आए तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, एरिया ज्यादा कर दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। लेकिन अब यहाँ पे हम कोई डाइलेक्ट्रिक का यूज करके हम सीखेंगे कि कैपेसिटेंस किस तरह से बढ़ाया जाता है। सपोज आपको ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है और इनका ये जो सेपरेशन है, दिस इज डी, एंड एरिया ऑफ वन साइड दैट इज ए, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब अगर इसकी एयर कैपेसिटेंस लिखनी हो, एयर कैपेसिटेंस मतलब जब बीच में कोई मीडियम नहीं डाला है, एयर कैपेसिटेंस, तो उसे हम डिनोट कर लेते हैं सी नोट से। तो सी नोट तुम जानते हैं कि सी नोट की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। हाँ भाई बताओ, ये समझ आया? ये तो पता ही है आपको, है ना? अब देखो, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने का तरीका ये होता है कि आप इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दीजिए। आपने क्या किया इसके अंदर, मैं नहीं कह रहा कि पूरे में डालिए, आपने कुछ पार्ट में एक स्लैब इंसर्ट कर दी। आपने क्या किया, इसके कुछ पार्ट में बिल्कुल इतने ही एरिया की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। ये पूरी लेंथ है डी, हमने स्लैब डाली यहां से x दूरी पे, t थिकनेस की स्लैब डाली, और इधर से कितनी दूर है वो y। और ये एक ऐसी स्लैब डाली है जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज k। k जो हमने बोला है दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। t इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, t इज द thickness of slab, and K is the dielectric constant of slab. K is the dielectric constant of slab, ये है। तो अब मुझे देखना है कि इसकी नई कैपेसिटेंस क्या होगी। क्या डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा? पहले तो ये बताओ, क्या कोई वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम डालने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। हर बार बढ़ेगा, हर बार बढ़ेगा, याद रखो, बिकॉज कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ रहा है। मीडियम डालने पे एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट टाइप कोई चीज आएगी। पूरा के तब आता है जब ये पूरे में मीडियम भरा हो, यहाँ कुछ में भरा है तो देखते हैं क्या आएगा। लेकिन हर बार ये तो याद ही कर लो कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, याद हो जाएगी ये बात तो। अच्छा, अब इसके बाद सुनो, इसके बाद देखिए इधर
अब इसमें निकाले कैसे हम कैपेसिटेंस? तरीका क्या था कैपेसिटेंस निकालने का? आप कोई चार्ज दीजिए, जनरली हम कितना चार्ज मान लेते हैं, बहुत अगर कॉम्प्लिकेटेड ना करना हो तो प्लस क्यू माइनस क्यू। उससे तो फर्क नहीं पड़ता, आप Q1 Q2 दीजिए चाहे प्लस क्यू माइनस क्यू दीजिए। उसके बाद आप चार्ज देने के बाद आप क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, चार्ज स्टोर लिखेंगे Q माइनस क्यू में, तो बड़ा आसान है, और फिर आप निकाल लेंगे। तो हम ये निकालना चाहेंगे कि इन टर्म्स ऑफ T K X Y एंड C नोट कि इसकी नई कैपेसिटेंस क्या होगी। मुझे इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ C नोट K T, और हम देखेंगे एक्स और वाई से भी वो इंडिपेंडेंट आएगा। इन तीन चीजों पे वो कैसे क्या डिपेंड करेगा वो देखना हमें। तो हमने भाई अपना काम स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने इसको चार्ज दिया, मैंने मान लिया कि एक पे चार्ज है Q और एक पे चार्ज है माइनस Q। अच्छा आप एक बात बताओ, लो मैं नीचे करता हूँ इसको प्रूफ। अगर मैं Q और माइनस Q देता हूं तो क्या सारा डिस्ट्रीब्यूशन, पहले आप ये बताओ ये नोट हो गया है क्या? यस सर। अगर नोट हो गया तो मैं इधर वाला पार्ट मिटा रहा हूं, मैं इसको जगह का यूज करूंगा मैं। फिर किसी ने नहीं किया है तो फटाफट कर भी लीजिए। सर सेकंड डायग्राम में सी नोट के और टी का फंक्शन है। हाँ हम निकाल के लाएंगे कि सी कैसे सी नोट पे डिपेंड करेगा, कैसे के पे और कैसे टी पे, फंक्शन है ये, ठीक है। ये हमें निकालना है कि भाई कितना होगा कितना नहीं होगा, इस तरीके से देखते हैं। तो सुनो सी कैसे निकालेंगे, अब ये देखिए आप। सबसे पहले आपने क्या किया, स्टेप फर्स्ट, चार्ज देने के बाद पहले स्टेप में हम क्या निकालते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि चार्ज जो दिया है वो कैसे क्या अपीयर होगा, कहाँ कितना क्या चार्ज आया होगा। मान लो आपने कल की तरह बैटरी से भी चार्ज किया तो एक पे Q आया और एक पे माइनस Q आया, है ना। ये मुझे आप बताओगे ढंग से, कभी इंडक्शन के समय मैंने पढ़ाया है ये स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। यहां बताओ यहां कितना चार्ज अपीयर होगा और यहां कितना चार्ज अपीयर होगा। यहां कितना चार्ज अपीयर होगा। इंडक्शन का एक फैराडेज फॉर्मूला पढ़ा है क्या हमने? पढ़ा है, ऐसा कुछ था क्या, एग्जैक्ट क्या था वो बताओ। अभी तो कोई हमने 10-12 चैप्टर भी नहीं पढ़े, पहली यूनिट चल रही है। स्मॉल q इज इक्वल टू प्लस माइनस कैपिटल Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन k। तो इधर तो नेगेटिव आएगा, तो इस साइड में जो इंड्यूस होगा दैट विल बी माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन k, और इधर इंड्यूस होगा प्लस Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन k। एक बार बताओ क्या ये क्लियर है? ठीक है। फाइनली ये चार डिस्ट्रीब्यूशन आया, अच्छा आप देखो, अगर ये एयर कैपेसिटर होता तो कितना क्या E लिखते थे हम बीच में, एक पे Q दिया एक पे माइनस Q, कल करवाया होगा ये E कितना निकल के आया था, ये सारा Q अंदर आ गया था बाहर 0, ये सारा माइनस Q अंदर आ गया था बाहर 0, एक Q की वजह से Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से भी वही, तो टोटल जुड़ के कितना आया था Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। याद है ना ये, है ना। अब मेरा सवाल ये है कि अगर इन दोनों ने मिलकर, पहले तो मुझे भाई ये बता दो क्या किसी को इसमें डाउट है क्या, इनसे ये कैसे आया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, बताओ। सर आपने Q को डिवाइड किया है 0Q में। हाँ सर Q बाय 2 ऐसे क्यों किया आपने? ऐसे क्यों किया, देखो मैं बहुत दफा आपको डिवीजन सिखा चुका और उसमें ये तो हम याद ही कर चुके। हम यूं बताओ, अगर Q1 Q2 होता था तो डिवाइड कैसे करते थे आप बताओ। यहाँ क्या 0 माइनस, यहाँ x मानते थे, यहाँ क्या मानते थे
Q1 माइनस एक्स। फिर इसके अंदर फील्ड जीरो होने के लिए जितना चार्ज इधर था उतना ही चार्ज उधर था, x और Q2। यहां से आपका 2x आता था Q1 माइनस Q2। कल भी तो करवाया था ये काम, तो x कितना आया, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ठीक है, वही काम आप यहाँ कीजिए, वही सेम काम। मान लीजिए x इधर है, हो गया। ठीक है, चाहे इसकी वैल्यू पुट कर लो उसमें, तो ये q आया और ये माइनस q आया और बाहर दोनों पे 0। अब मेरा सवाल सुनो आप, अगर केवल यहाँ q और माइनस q होते और बीच में एयर होती, तो बीच में इतना फील्ड था, ये हमने कल देख लिया था, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। इसमें कोई डाउट क्या, बताओ। हाँ भाई बताओ, क्लियर है ना ये। तो क्वेश्चन ये है कि अब जो ये एयर वाला पार्ट है, ये तो मीडियम है, क्या अब भी एयर वाले पार्ट में इतना ही फील्ड होगा जबकि कुछ इंड्यूस हो चुके हैं, या कुछ चेंज हो जाएगा, बताओ। एयर वाला जो पार्ट है, एयर वाला, क्या अब भी उतना ही फील्ड होगा जो पहले एयर में था? क्या इन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से एयर के फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ जी बताओ, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? शायद नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, इसका कारण सुनो। वैसे तो कांस्टेंट है नहीं, वैसे तो जितना नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ उतना ही पॉजिटिव हुआ, लेकिन इस इलाके के लिए नेगेटिव तो पास है और पॉजिटिव दूर है। परंतु लार्ज सीट्स का फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। तो जितना फील्ड इधर इसने अपनी तरफ फैलाया होगा, उतना ही फील्ड इधर इसने दूर की तरफ फैलाया होगा। तो इन दोनों का फील्ड यहां भी कैंसिल होगा और यहां भी कैंसिल होगा। समझ गए हो क्या? हाँ भाई, बाकी बच्चे भी एक बार रिप्लाई दीजिए प्लीज। इन दोनों अपीयर्ड चार्जेस का फील्ड यहां भी कैंसिल होगा, यहां भी कैंसिल होगा, बस बीच में कैंसिल नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये जो इलाका है, मान लो मैं इस एयर फील्ड को ई नॉट बोल दूं, तो यहां भी फील्ड ई नॉट ही रहेगा और यहां भी फील्ड ई नॉट ही रहेगा, और ई नॉट की तो वैल्यू रहेगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हाँ, जहां मीडियम आता है वहां फील्ड थोड़ा कम हो जाएगा। हमने पढ़ा होगा कि एक मीडियम आने पे फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है। कोई भी मीडियम आए जिसके एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको के दे रखा है, तो जितना फील्ड वैक्यूम में था, फील्ड उतने टाइम्स कम हो जाता है। तभी तो कूलम्ब्स लॉ में वैक्यूम में फोर्स होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन मीडियम आती है एप्सिलॉन नॉट के साथ आपको एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। करते हो कि नहीं नीचे? ठीक है, मतलब यहां जो फील्ड होगा दैट विल बी ई नॉट बाई के। अच्छा, अगर नहीं समझ आया हो तो बताऊं कैसे आया ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, पर मैं आपको एग्जैक्टली ला के दिखाऊं कि ई नॉट बाई के कैसे आया। देखो, अगर आपको लेके भी आना हो ना, सुनो, 4 लेयर्स हैं यहाँ, 4 लेयर्स हैं। एक ये क्यू वाली लेयर है, एक ये वाली लेयर है, एक ये वाली लेयर है और एक ये माइनस क्यू वाली लेयर है। चारों लेयर्स का फील्ड निकाल लो, डिस्टेंस से तो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे क्यू का फील्ड होगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका फील्ड होगा इधर की तरफ क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका फील्ड भी इधर की तरफ क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू का फील्ड उधर की तरफ। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो ई इनसाइड बनेगा, इन दोनों की वजह से तो फील्ड उधर जा रहा है, वो तो बन रहा है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक का और प्लस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे का, और इन दोनों की वजह से फील्ड इधर आ रहा है और वो बनेगा क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक का और क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे का। ये घटाया इसलिए कि इन दोनों का फील्ड तो इधर बना और इन दोनों का फील्ड उधर बना। एक बार बताओ, ये समझ आ गया कैसे लिखा मैंने बीच में फील्ड? देखो, अगर नहीं समझ आया हो तो अभी पूछना आप।
दोबारा बताऊं क्या? मेरे पास आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, क्या नेटवर्क में प्रॉब्लम है या बोल नहीं रहे हो? सर ठीक है, चलिए आ गया नहीं समझ। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखो एक बार, क्या ई नॉट बाई के बन रहा है? ये दोनों जुड़ के आया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये भी डबल होगा तो माइनस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया और अंदर बचा 1 माइनस अपॉन के, अपॉन क्या 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 के वजह यार आपकी आवाज तो पहुंच ही नहीं पा रही, कट रही बार बार। और ये आ गया क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट यानी कि ई नॉट बाई के। हाँ जी बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ पा रही, बीच बीच में कट रही है। दो सर हो गया। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है या मेरी भी कट कट के आ रही है आवाज? आ रही है सर। ठीक है, मैंने आपको ई इनसाइड ये पहला फील्ड इसका लिख के दिखाया उधर, दूसरा फील्ड माइनस क्यू का लिख के दिखाया खुद की तरफ, तीसरा फील्ड ये इसका लिख के दिखाया पॉजिटिव का इधर तो घटाया, और चौथा नेगेटिव का भी उधर तो वो घटाया। अब तो क्लियर है ना कैसे आया? ठीक है, और हम आगे से याद रखें कि अगर कभी फील्ड ई नोट है और आप मीडियम इंसर्ट कर दो तो फील्ड ई नोट बाई के हो जाएगा। तो आपका ये अंदर वाला फील्ड आ गया ई नोट बाई के। अच्छा जी, ये दूरी है x, ये दूरी है t और ये दूरी है y। चलो अब लगाएं, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। अभी तो पहला ही स्टेप चल रहा है इसका, फर्स्ट स्टेप ही। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V का मतलब होगा, मान लो इस प्लेट का पोटेंशियल है V1, इस प्लेट का पोटेंशियल है V2, तो V1 माइनस V2। अब आपने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म फील्ड में V बराबर E इंटू डी होता है ना? यूनिफॉर्म फील्ड में V बराबर E इंटू डी है। तो यहाँ टुकड़ों में यूनिफॉर्म फील्ड है, टुकड़ों में कैसे? मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल V3 है और सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल V4 है और मुझे ये निकालना है। तो सबसे पहले आप V1 माइनस V3 बताओ कितना आया? E नॉट इंटू एक्स। उसके बाद आप V3 माइनस V4 बताओ कितना होगा? E नॉट बाई के इंटू टी। और उसके बाद V4 माइनस V2 बताओ कितना होगा? E नॉट इंटू वाई। बताओ मुझे, क्या ये तीन इक्वेशंस क्लियर हैं आपको? यस सर। ठीक है, अब मुझे इनसे निकालना है V1 माइनस V2। तो मैं क्या करूं कि V1 माइनस V2 आ जाए? ऐड कर दो सबको। ऐड कर दो, आप ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही V3 से V3 गया, V4 से V4 और मेरा V1 माइनस V2 आया। E नॉट कॉमन, ये बचेगा x प्लस वाई प्लस टी बाई के। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ये रिजल्ट जो आएगा ना, ये x और y से इंडिपेंडेंट आएगा। मतलब आप चीज स्लैब को थोड़ा इधर रख लें चाहे स्लैब को थोड़ा इधर रख लें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि इसमें तो x और y आ रहे हैं, तो बताओ ये कैसे कैसे हटाऊं मैं इसको? x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं? d माइनस। आप चीज को इधर कर लो चाहे इधर कर लो, इधर करोगे x कम होगा y बढ़ेगा, लेकिन x प्लस वाई चेंज नहीं होने वाला है। बिकॉज अगर आप इसको देखते हैं तो d इज इक्वल टू एक्स प्लस टी प्लस वाई, यानी कि कहीं भी अगर x प्लस वाई आएगा मैं उसे क्या लिख पाऊंगा? उसको d माइनस टी। एक्स प्लस वाई को आप लिख देंगे d माइनस टी, ठीक है। तो आपका V1 माइनस V2 तो V है, तो मेरे पास पहला स्टेप हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। V बराबर E नोट की वैल्यू कितनी है? E नोट जो शुरू में था एयर में, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और आपकी इसकी जगह क्या आ गया? D माइनस टी प्लस टी बाई के, D माइनस टी प्लस टी बाई के। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? स्टेप नंबर 1 बिल्कुल क्या? कांस्टेंट है ना टी? हाँ थिकनेस है, स्लैब की थिकनेस। ये कोई नरम स्लैब थोड़ी है, ये हार्ड स्लैब है। स्लैब की थिकनेस तो कांस्टेंट है। अब बताओ क्या V समझ आया आपको?
यस सर। ठीक है, कुछ कुछ नोट करना है कीजिए। ये वाला पार्ट तो मिटाऊं ना मैं, इधर वाला। इसको तो हटा ही देता हूं। तो फिर फंक्शन ऑफ टी थोड़ी आएगा ये। क्या फंक्शन ऑफ टी थोड़ी आएगा। टी कहाँ भाग जाएगा? सी। टी आएगा, अभी देखो आना है, बिल्कुल आना है। स्टेप सेकंड पे आप चलिए। स्टेप सेकंड, आप जानते हो कि जब Q और माइनस Q देते हैं तो चार्ज स्टोर्ड कितना होता है? Q होता है। ये हो गया स्टेप सेकंड। स्टेप थर्ड, C, चार्ज स्टोर्ड दैट इज Q अपॉन V, एंड V आपका है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस T बाई K। Q से Q कटा और एप्सिलॉन A ऊपर गया, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन, नीचे क्या बचा? D माइनस T प्लस T बाई K। सबसे पहली बात तो ये एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास, जो हमें याद ही हो जाना चाहिए कि अगर कभी भी आप कोई डी सेपरेशन पे प्लेट्स हैं, उनके बीच में कोई टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे, तो आपको जो कैपेसिटेंस लिखना है वो है एप्सिलॉन A अपॉन इफेक्टिव डी। इसको हम ऐसे भी याद कर लेते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन डी इफेक्टिव। अब डी इफेक्टिव कैसे याद होता है, सुनो। सबसे पहले वैक्यूम की लेंथ देख लो। वैक्यूम की लेंथ कितनी है? हाँ भाई, वैक्यूम या एयर, एक्स प्लस वाई छोड़ो, कितनी है? डी माइनस टी। तो डी इफेक्टिव कैसे निकलता है? सबसे पहले तो वैक्यूम की लेंथ देख लो। वैक्यूम की लेंथ कितनी है? डी माइनस टी, और उसमें जोड़ दो जो मीडियम आया है ना, उसकी लेंथ टी नहीं जोड़नी, बल्कि थोड़ी कम करके जोड़नी है। टी को के से डिवाइड करके जोड़ना है। ये आपका होगा डी इफेक्टिव। अभी मैं आपको डायरेक्टली आपसे पूछता हूं कि आप कैसे फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, देखते भी हैं उसमें। तो सी आपका आ गया एप्सिलॉन A अपॉन डी इफेक्टिव। डी इफेक्टिव कैसे लिखना है, क्लियर हुआ? हाँ भाई, डी इफेक्टिव कैसे लिखना है, क्लियर हुआ? ठीक है, इस चीज को सुनो। अच्छा, इसमें एक और चीज ये रह गई है, मुझे चाहिए था C एज ए फंक्शन ऑफ C नोट। तो आपके पास C नोट क्या था शुरू में? C नोट क्या था? एप्सिलॉन A बाई डी, और C आ गया है एप्सिलॉन A बाई डी इफेक्टिव। तो अगर आप इससे उसको डिवाइड करो तो C बाई C नोट डी अपॉन डी इफेक्टिव। तो C आपका निकल के आ गया है D अपॉन डी इफेक्टिव और इनटू C नोट। हमारे लिए काम का ये वाला फॉर्मूला है ये, लेकिन आपको डी इफेक्टिव लिखना आना चाहिए। डी इफेक्टिव आपको बनाना आना चाहिए क्या है, नोट कीजिए, फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहले आप नोट कीजिए। हो गया सर। ठीक है, एक मिनट। देखो, मैं जैसे मान लो दो मेटल की प्लेट ले आया, ठीक है। इन मेटल की प्लेट्स को अगर यूं लगा दे तो ये कैपेसिटर बन गया। मैंने कल भी यूज किया था, हमारे पास है नहीं, लेकिन हमने मान लिया था कि एक कैपेसिटर मीटर है हमारे पास। उन दोनों को यूं टच कर देंगे, दोनों नॉब्स को, ठीक है, उससे इसकी कैपेसिटेंस मेजर होगी। सपोज कुछ पिकोफेराड या कुछ माइक्रोफेराड मेजर हुई। अब आपको अगर ये इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक देखना हो ना, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो आप क्या करेंगे, इसके बीच में कोई भी एक पेपर या गत्ता या कोई भी ऐसे, जैसे ये वाला पीस है, मैंने ये डाल दिया बीच में इनके पैरेलल। बताओ क्या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गया इस कैपेसिटर में? समझ आ रहा है क्या ये? यस सर। तो ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही पक्का इसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है। मीटर अगर हमारे पास होता तो हम रीडिंग भी देखते,
लेकिन आप ये इन पे सवाल बना के पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि पक्का कैपेसिटेंस बढ़ती ही है इस चीज से। अच्छा, अब अगर आपको डी इफेक्टिव लिखना आ गया है तो मैं एक बार एक क्वेश्चन पूछूं आपसे इसी पे, डी इफेक्टिव वाले पे, कि भाई कैपेसिटेंस बताना आपको। मिटा दो ये, मिटा दो। मान लो एक एयर कैपेसिटर आपको दिया गया है सी नोट, एक कैपेसिटर आपको दिया गया है एंड इसकी जो एयर कैपेसिटेंस है, एयर कैपेसिटेंस दैट इज गिवन टू बी सी नोट। अच्छा, आपको ये दे रखा है कि इनके बीच की दूरी d ना लेके 7d, इनके बीच की दूरी d ना लेके 7d है, ये हमने माना इस तरह से। अब मैं इसमें यहां से d दूरी पे एक मैंने स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ये लेंथ d और ये लेंथ भी d, फिर एक d का गैप दिया और फिर से आपने एक स्लैब डाल दी, लेकिन हमें यह दिया गया है कि दिस इज ए मेटल। 1 2 3 ये 4 हो गए, मान लो 5, फिर एक डी का गैप देके एक और स्लैब डाल दी 2K, मैं इसको K ही बोल रहा हूं बस, डाइलेक्ट्रिक्स हैं ये लेंथ भी D और ये भी D। एक बार देख के बताओ क्या पूरे 7D हो गया है? क्या 7D बन गया ये सेपरेशन? ठीक है, तो फाइंड C, बस जो जो चीजें गिवन हैं उनकी टर्म्स में आपको C लिखना है कि अब क्या होगा। लिखिए आप, मैं फिर बताता हूं, आप लिखिए पहले। आप पहले डी इफेक्टिव लिखवा दो, कितना लिखा है बताओ। वैक्यूम में कितनी लेंथ है? एयर में 4D तो आपकी है एयर में। जो वो D - T थी ना, जो D - T थी वहां तो D पूरा था, तो वो D - T नहीं, यहाँ पे अलग से ही हमने काउंट कर ली, तो 4D बच गई वो D - T प्लस। अब जो मीडियम में लेंथ है वो पूरी D नहीं लेनी, पूरी T नहीं लेनी, बल्कि T/K। तो पहली लेंथ कितनी बनेगी बताओ ये? D/K। दूसरी लेंथ कितनी बनेगी? 0। डिफेक्टिव, हाँ डिफेक्टिव 4D - 3D/2K आएगी ना। 4D माइनस देखते हैं, 4D माइनस तो कुछ हो ही नहीं सकता, 4D माइनस कुछ नहीं हो सकता, 4D में तो जुड़ेगा। सुनो, D/K 4D + 3D/2K, ये 0 और अगला आएगा D/2K। बस देखो, वो जो आपका D - T हमने याद किया था ना, वो तो ये है 7D - 3D। भाई पूरी D तो आपकी 7D है और जितने में आपने स्लैब डाली है वो 3D है, तो 7D - 3D इज D - T प्लस जो T/K आप लिख रहे थे वो ये सारा है। एक तो D/K, एक D/∞ और एक D/2K। चलो भाई ये बताओ, डी इफेक्टिव समझ आया? हाँ जी बताइए, क्लियर है क्या डी इफेक्टिव? यस। तो ये हो गया 4D +
2k एलसीएम 2d प्लस d 3d बाई 2k, ये आया। अब आपको सी नोट की टर्म्स में चाहिए। वैसे तो अगर सी लिखना होता तो ये हो जाता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी इफेक्टिव, लेकिन अगर सी नोट की टर्म्स में चाहिए तो हमने याद किया था सी बाई सी नोट इज इक्वल टू डी बाई डी इफेक्टिव, आया था ना अभी, हम बना था नहीं फॉर्मूला। तो आपका सी आ गया डी अपॉन 4d प्लस 3d बाई 2k इंटू सी नोट। डी कॉमन आके कट जाना है, 2k एलसीएम आके ऊपर आ जाना है, तो 2k तो गया ऊपर अपॉन 2 प्लस 3 5 2 बाई 5 के सी नोट। बताओ एक बार ये आया कि नहीं आया? गलत कर दिया शायद, 2 तो ऊपर जाएगा 8, सर 3 प्लस 8 क्या आएगा नीचे? 11, ठीक है। यस सर। 2 बाई 11 के सी नोट। तो अभी आप बताओ क्या कैपेसिटर में कैसे भी कोई मीडियम, अगर पैरेलल प्लेट्स के बीच में पैरेलल मीडियम डाला गया है, क्या नहीं आएगा? k प्लस 3 आएगा, प्लस 8 क्या आएगा सर? 3 आएगा 11 की जगह। अच्छा, ये के भी तो है यहाँ, 8k प्लस 3 और ऊपर है 2k सी नोट। सर चलो ठीक है ना, आ गया। तो सर 7d था ना ऊपर, तो 7d आएगा तो 14 आना चाहिए ऊपर। अरे यार गलतियां ही गलतियां। टोटल लेंथ अगर देखी जाए तो वो d नहीं है बल्कि कितनी है, 7d है। इसीलिए मैं तो अक्सर इसको अवॉइड करता हूँ। कितनी जगह मिस्टेक हो रही है देखो, मैं तो अक्सर ऐसे करता हूँ कि ये पहले आपने c लिखा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी इफेक्टिव आपका आया 2k और ये बना 8k प्लस 3 और इंटू डी, ये आया। तो इससे जब आप डिवाइड करोगे तो बनेगा 8k प्लस 3 इंटू डी और ये 2k ऊपर गया। एक आप लिख लेते हैं सी नोट एप्सिलॉन ए अपॉन टोटल सेपरेशन कितना है 7d। आप अब इनको चाहे डिवाइड कर लो तो c बाई सी नोट, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन गया, a से a गया और d से d गया। जब आप डिवाइड करेंगे तो c बाई सी नोट आ रहा है 2k अपॉन 8k प्लस 3 डिवाइड बाई 1/7 ऊपर जाएगा तो ये आपका हो गया 14। तो आपका c आया 14k सी नोट अपॉन 8k प्लस 3। अभी बताओ अभी सही है? यस सर। ठीक है, मतलब मेन बात ये थी कि इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में अगर आप पैरेलल मीडियम डालते हैं तो डी इफेक्टिव कैसे लिखा जाता है, क्या वो चीज हमें समझ आ गई है कि नहीं? ठीक है। और ये जो कैपेसिटेंस है ये पक्का सी नोट से ज्यादा ही मिलेगा। ये चाहे आप कुछ भी के की वैल्यू ले लो, दिस सी विल बी ग्रेटर देन सी नोट। मीडियम डालने पे हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ता ही है। अब इसमें एक दो सवाल मैं और आगे बढ़ाऊं, नोट हो गया क्या ये बताओ नीचे वाला? हो गया सर। ठीक है, सर यहाँ तक की सीपीपी भेज देना। यस सर। कैपेसिटेंस की क्या कह रहे हो? कैपेसिटेंस की सीपीपी भेज देना। ठीक है, मैं आपको मैटर भेज दूंगा इस पे, सीपीपी और कुछ और भी। ये बताओ मुझे, वो काइनेमेटिक्स के कुछ लेक्चर कर लोगे क्या वहां से? देखो काफी सारे लेक्चर है, कौन कौन से देखेंगे? नहीं यार सारे मत देखो ना आप, बड़े तो बहुत ही बेसिक लेवल पे भी स्टार्ट हुआ है। आपको हेडिंग मिल जाती है, लेक्चर की हेडिंग मिल जाती है कि भाई कौन सा लेक्चर है, उस पे टाइटल मिल जाता है। तो जैसे कुछ जो रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट हैं, कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े आप वो रिवाइज कर लो ना वहां से, अच्छे से रिकॉर्ड कर रखे हैं। ऐसा नहीं है, उनमें हो सकता है कोई मटेरियल भी साथ में डाल रखा हो, तो वो देखिए आप वहां पे। सर आप डिस्कशन क्लास लेना एक। किसका? काइनेमेटिक्स का? 11th क्लास में सर, जो 11th क्लास में लेसन दी थी ना शीट, उन्हीं को सॉल्व कर लेंगे हम। हाँ, जैसे 11th क्लास में जो भी आपको मैटर मिला है, या मैं आपको अब दे दूंगा वो 11th में जो दिया था इनको, या है आपके पास कोई मैटर?
है सर। हाँ तो ठीक है, आपने डाउट डिस्कशन हो जाएगा, जैसे भी होगा डिस्कशन तो हो जाएगा। ठीक है, आप कीजिए, बिकॉज ये आपको ही ज़्यादा करना है, मैं दोबारा तो वही टॉपिक क्या रिवाइज करूँगा। चलिए अब इसमें ही मैं एक चीज़ और पूछता हूँ यहाँ पे कि मान लो आपको यूँ दिया जाए कि चार्ज इस पे क्यू दे रखा है और इस पे माइनस क्यू दे रखा है, तो अब आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है यहां से लेके विद सेपरेशन 7D तक। ये D हो गया, 2D हो गया, आपको बिल्कुल इसके नीचे बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास जगह नहीं होगी ऐसे, आप तो उसी क्वेश्चन में ऐसे बढ़ा सकते हैं EX का ग्राफ बिल्कुल इसके नीचे ना आए, और इस प्लेट पे Q मान लो और इस पे माइनस Q। देखो सबसे पहले अपना एयर एयर वाला पार्ट देखा करो, जो एयर एयर वाला पार्ट है ना वहां फील्ड उतना ही रहेगा जितना कि वैक्यूम में होता है। कितना फील्ड होता है वो, एयर एयर वाले पार्ट में जो फील्ड होगा वो ई नॉट ही रहेगा। ई नॉट आपको याद है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यस सर। है ना, तो ये बड़े आसान है ग्राफ बनाने, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। एयर एयर वाला जो पार्ट है 1 2 3 4 तो बना दिए मैंने सही। अब जो बाकी जो पार्ट है मीडियम वाला उनमें ई नॉट बाई के कर दो, जैसे पहला है ई नॉट बाई के तो थोड़ा कम, थोड़ा सा आपने कम किया और ये वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अगला जो पार्ट है मेटल में, मेटल के अंदर फील्ड कितना हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ई नॉट बाई इंफिनिटी कितना होता है 0। और अगले में ई नॉट बाई 2k तो इससे भी और आधा, इससे भी आधा होगा, एंड Q अपॉन 2k ए एप्सिलॉन। ये मेरा ग्राफ पूरा हो गया और आप इसको ऐसे ज्वाइन करके छोड़ सकते हैं। ये बताओ E का वेरिएशन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये कैपेसिटर में अगर इस तरह से प्लेट्स डाली जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वेरी करने लगता है, ये आप इसमें बना दीजिए। अगर पूरे में एक ही मीडियम भरा जाता तो, अगर मान लो सिंपली ये एक एयर कैपेसिटर है, लो क्या कर रहे हो, डायग्राम देख लो आप आराम से। अगर पूरे में एक ही मीडियम भरा जाता, मान लो सवाल ये है कि अब आपने इस पूरे में एक ही स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, एक ही स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो इसमें फील्ड कांस्टेंट रहेगी Q तो बाई अब के ए एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो C बनेगा वो कितना हो जाएगा K टाइम्स C नॉट। अगर पूरे में ही दोनों प्लेट्स को टच करते हुए एक मीडियम डाल देते हो तो यहां C नॉट था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट को K एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर दो तो ये आपका बन जाएगा C बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई डी। तो ये हमने पढ़ा है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं उनकी बीफिंग कैसे करते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट की बीफिंग आपको शायद समझ आ ही गई होगी। थैंक यू।